हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसमें हमने 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और दोस्तों, आप अगर उनका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन करते जाइए। साथ साथ में आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस क्लासेस आगरा में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसकी डाल दूंगा, जिससे आप क्लिक करते ही टेलीग्राम चैनल में चले जाएंगे। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आप आरपीएफ एसआई का भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, जिसमें हम मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों पोर्शन एक साथ करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपको चाहिए, ठीक है, चाहिए या नहीं चाहिए ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। किसकी सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की या भूटान की। तो भारत सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, और वो कितनी बनाता है, ये बनाता है 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ, और सबसे अधिक साझा करता है। ठीक है, भारत कितने देशों से सीमा साझा करता है, भारत कुल 7 देशों से सीमा लगाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ। तो किस स्थान पर संपन्न हुआ था दूसरा तमिल संगम। ये कुल 3 संगम हुए थे दोस्तों। तो देखते हैं, ऑप्शन है तिरुनेल्ली, मदुरई, कपाटपुरम, ये दक्षिण मदुरई। तो जो दूसरा संगम था वो हुआ था कपाटपुरम में, और पहला और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था मदुरई में। ठीक है दोस्तों, इन तमिल संगम 3 हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें से दूसरा आपका कपाटपुरम में हुआ है और बाकी के पहले और तीसरे ये हुए थे मदुरई में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतकों के कारण बढ़ता है। किस ऊतक के कारण बढ़ता है, शीर्षस्त्र, विभज्योतक जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, तीसरा है अंतरीय अभिज्योतक जिसे बोलते हैं इंटरकॉलरी मेरिस्टेम, तीसरा है पश्च अभिज्योतक, चौथा है मृद ऊतक पेरेनकाइमा। तो जो पौधों में तने और जड़ों का जो आकार बढ़ाता है, यानी कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई बढ़ाता है, यानी उसकी वृद्धि करता है, वो करता है शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, क्राइस्ट द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है, इंग्लैंड में, पुर्तगाल में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या ब्राजील में। तो जो क्राइस्ट द रिडीमर है ये है ब्राजील में स्थित है, और यह किसकी प्रतिमा है, यह जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा है, और यह 1931 में, कब, 1931 में स्थापित की गई थी। इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। क्राइस्ट द रिडीमर कहाँ है, ब्राजील में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक उत्पादन पूंजी, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है, यह क्या कहलाता है। इन सबको मिलाने देने से ये क्या कहलाता है, अवसंरचना, उत्पादन के 3 प्रकार, उत्पादक के घटक या उत्पादन की प्रक्रिया। तो इन सबको मिला दिया जाता है, तो इन सबको कहा जाता है उत्पादन के घटक। क्या कहते हैं इनको, उत्पादन के घटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल में महिला और पुरुष दोनों में स्वर्ण पदक जीता था। यूएसए ने, साइबेरिया ने, स्पेन ने या इटली ने। तो महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था यूएसए ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है, किसका पवित्र ग्रंथ है, हिंदुओं का, जैन का या सिख का या बौद्ध का। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किसका पवित्र ग्रंथ है, यह गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्मों का पवित्र ग्रंथ है, और इसकी जो रचना थी वो 1605 ईस्वी में की गई थी। 1605 ईस्वी में, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे, सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, जिनका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था, अर्जुन देव के द्वारा यह रचित है। अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, और कब की थी, 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था। 1932 में, 1925 में, 1921 में या 1943 में।
तो जो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति है, इसका गठन हुआ है 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये हुआ था जो भारत सरकार अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 का। कब का था? 1919 का। उस समय सार्वजनिक लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी। लोक लेखा समिति का जो इसमें अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। और लोक लेखा समिति में इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य लोकसभा के, और बाकी के जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने, रामकृष्ण परमहंस ने, मदन मोहन मालवीय ने, या स्वामी विवेकानंद ने? तो वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और ये जो रामकृष्ण मिशन ये था, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर करवाया था, ये मिशन बनाया गया था। ये स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने इस मिशन को बनाया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014 में, 2018 में, 2016 में, या 2017 में, या 2016 में? तो फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2016 में। इसमें क्या होता है कि फसल किसी कारणवश, जैसे कि आंधी तूफान, बारिश, बाढ़, किसी भी कारणवश से जब फसल खराब हो जाती है तो सरकार के द्वारा एक फसल बीमा दी जाती है, जिससे कि किसानों को उसका नुकसान की भरपाई की जा सके। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? जापानी क्रोना, जापानी रियाल, जापानी येन, या जापानी बोलीवर? तो जापान की जो मुद्रा है वो है जापानी येन। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया था? किस संधि के द्वारा किया था? अमृतसर की संधि, सिंध की संधि, पुष्कर की संधि, या सालवाई की संधि? तो रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की थी। कौन सी की थी? अमृतसर की संधि की थी। अमृतसर की संधि की थी। और किसके साथ की थी? ये था मेटकॉफ के साथ ये संधि हुई थी। ठीक है। और उस समय कौन गवर्नर जनरल था? उस समय गवर्नर जनरल था मिंटो। कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था मिंटो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? 1949 को, 1950 को, 1971 को, या 1962 को? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से कब मुक्त हुआ था? ये हुआ था 1971 को। कब हुआ था? 1971 को। यहाँ के एक नेता थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। क्या था? शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने जो बांग्लादेश था इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया था 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को। उसके बाद जो पाकिस्तानी सेना थी और बांग्लादेश की सेना थी, उनके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश की सेना का समर्थन कर रहा था भारत उस समय। फिर इसको आजाद कराया गया था। ये 26 दिसंबर 1971 में जाकर फिर आजाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है? 1971 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, रहेगा प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 7.97 गुणा 10 की पावर 34 किलोग्राम, या फिर 6.97 गुणा 10 की घात 10 किलोग्राम, 8.97 गुणा 10 की घात 100 किलोग्राम, 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम? तो जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो है 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, या बेगम हजरत महल ने? तो जो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बेगम जो हजरत महल थी, ये अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी।
ठीक है दोस्तों, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, और इन्होंने लखनऊ के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ से। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न नंबर 16 है, प्रसिद्ध यात्री फाइयान। प्रसिद्ध यात्री फाइयान का संबंध किस देश से है? इटली से है, पर्सिया, ग्रीस या चीन? तो जो प्रसिद्ध यात्री फाइयान था वो चीन देश से संबंधित था। किससे था? चीन देश से संबंधित था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था, और ये बौद्ध स्थल थे वहां पर भ्रमण कर रहा था, जितने भी बौद्ध स्थलों की यात्रा पर आया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन असमांतर क्या कहलाता है? तो इस असमांतर जो परावर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? प्रवाही परावर्तन, विसरित परावर्तन, संचरित परावर्तन या नियमित परावर्तन? तो इसका सही आंसर है विसरित या फिर अनियमित परावर्तन कहते हैं इसको। ठीक है, विसरित परावर्तन, ये असमांतर फैल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी, तापी नदी या कृष्णा नदी? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी। और किस राज्य में है? ये है गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? उदारीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण? जब सरकार द्वारा जो सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाता है तो इसको कहा जाता है उदारीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने किस प्रांत की स्थापना की? अवध की, बंगाल की, हैदराबाद की या मैसूर की? तो वर्ष 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जहां के द्वारा हैदराबाद की स्थापना की गई थी। किस शहर की स्थापना की? हैदराबाद की स्थापना की। और इन्होंने 1724 से लेके 1748 तक यहाँ पर शासन किया था। 1724 से लेके 1748 तक शासन किया था। और जो निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ थे, ये फर्रुखसियर, जो मुगल शासक फर्रुखसियर थे, उसके दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ये हाइड्रोजन 1, 2, 3 ये दिया हुआ है, ये क्या है? इनका परमाणु संख्या है। ठीक है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, कार्बन 12, कार्बन 14, कैल्शियम 20, कैल्शियम आर्गन 18। तो दोस्तों समस्थानिक का मतलब होता है जिनका परमाणु संख्या समान होती है, जिनकी परमाणु संख्याएं या फिर प्रोटॉन की संख्याएं, जिनकी परमाणु संख्या और या फिर प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है, तो उनको समस्थानिक या आइसोटॉप्स क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोला जाता है ऐसे तत्वों को। तो इनमें से जो कैल्शियम 20 और आर्गन 18 है ये एक समस्थानिक नहीं है, यह आइसोवार है। आइसोवार का मतलब होता है समस्थानिक, समभारिक। क्या होता है? समभारिक, जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं। तो कैल्शियम और आर्गन दोनों का परमाणु जो भार होता है वो 40 होता है, यानी द्रव्यमान संख्या उनकी कितनी होती है? 40। तो ये एक समभारिक है, न कि समस्थानिक। बाकी के सभी समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है कितनी है? श्रव्य सीमा, मनुष्य कितनी श्रव्य सीमा तक सुन सकता है? तो इसका ऑप्शन है 0 हर्ट्ज से लेके 10,000 हर्ट्ज, दूसरा है 2 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से लेके 30,000 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है जो मनुष्य की श्रव्य शक्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अगर मनुष्य जो 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा तो उसको बोलते हैं हम इंफ्रासाउंड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड बोला जाता है। और जो 20,000 हर्ट्ज यानी 20 के हर्ट्ज से ज्यादा होता है उसको अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व की सबसे छोटी इकाई
क्या होती है? परमाणु होती है, पॉलीमर होती है, समस्थानिक होती है या अणु होती है? तो इसका सही आंसर है तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1989 में, 1980 में, 1991 में या 1992 में? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 ईस्वी में हुई थी। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? 1992, 1947, 1998 या 2000? तो पहले जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल थे ये सबसे पहले 1998 में खेले गए। कब? 1998 में पहली बार आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545 सदस्य, 552 सदस्य, 550 सदस्य या 551 सदस्य? तो पहले लोकसभा में 552 सदस्य हुआ करते थे। जब से एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया उनका आरक्षण, तब से लोकसभा में 550 सदस्य हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 550 सदस्य हो चुके हैं। वर्तमान में कुल 543 सदस्य हैं लोकसभा में, 543, जिसमें से 530 जो होते हैं वो राज्य से हैं। कितने हैं? राज्य से 530 हैं। बाकी के जो 13 हैं ये यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फुटबॉल से, गोल्फ से या बैडमिंटन से? जो सुधीरमन कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है और इसको पहली बार आयोजित किया गया था 1989, 1989 से पहली बार ये आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, कोयल और शंख नदियों के संगम को के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? वैतरणी नदी के, गोदावरी नदी के, कावेरी नदी या ब्राह्मणी नदी? तो जो कोयल और शंख नदियां हैं इनके जो संगम को ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये किस राज्य में है? ये है ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में स्थित है ये ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? किस देश ने जीता था? ये पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने या भारत ने? तो पुरुष हॉकी एशिया कप था वो भारत ने जीता है। किसने जीता था? भारत ने। भारत और पाकिस्तान ने इसको 3-3 बार जीत चुके हैं। कितनी बार जीत चुके हैं इसको? पुरुष हॉकी एशिया कप को 3 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उसके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अपर्णा पोपट, प्रकाश पादुकोण, नंदू एम नाटेकर या पुलेला गोपीचंद? तो इसका सही आंसर है प्रकाश पादुकोण को दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो दोस्तों जिस समय ये पेपर हुआ था उस समय 2018 का प्रश्न था, इसीलिए करंट अफेयर में पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों जो नई करंट अफेयर होगी वो पढ़नी है। ये तो सिर्फ आपको रिवीजन के लिए एक तरह से करा दिया जा रहा है, ये कोई आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की यानी जजों की संख्या कितनी थी? कुल 9 जज थे, 11 जज थे, 8 जज थे या 7 जज थे? तो जब सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की जो संख्या थी वो थी 8, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, वर्तमान में जो 2019 के बाद 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं यानी कि जज हैं और बाकी के जो एक हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कुल 34 सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है, 34 है वर्तमान में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा या 78वें संविधान संशोधन, 78वें संविधान संशोधन या हुआ है 74वें संविधान संशोधन या 76वें संविधान संशोधन? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका जो निर्माण हुआ है वो 72वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? वो 73वें संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों, किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। और ये एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। कैसा स्वशासन? स्थानीय स्वशासन। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था उसके द्वारा ये इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें,
अगला प्रश्न है विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? विसरण विधि, संघनन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि या क्रिस्टलीकरण विधि। तो इसका सही आंसर है, ये विधि कहलाती है क्रिस्टलीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विलयनों से जो शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि। इसी से दोस्तों जो समुद्री जल होता है, क्या होता है? समुद्री जल से जो नमक बनाया जाता है वो इसी विधि के द्वारा निकाला जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि से द्वारा समुद्री जल से नमक निकाला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे या मिसोरी। तो जो मॉन्ट्रियल शहर है ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। और मॉन्ट्रियल जो शहर है किस देश में स्थित है? ये कनाडा देश में स्थित है। किस देश में? कनाडा में स्थित है मॉन्ट्रियल शहर। और किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र उतनी है जितनी राष्ट्रपति की है, यानी कि 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 157 में बताया गया है कि राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है? किस नदी से स्वर्ण निकाला जाता है? स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिण कोयल नदी, उत्तर कोयल नदी या बराकर नदी। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ स्थित है? पहली बात तो सबसे पहले झारखंड राज्य में स्थित है स्वर्ण रेखा नदी, और यहाँ से स्वर्ण का निक्षेप प्राप्त होता है, यानी स्वर्ण सोना निकाला गया था, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है, साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस खेल से संबंधित हैं? ये किस खेल से संबंधित हैं? ये नौकायान से संबंधित थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 38, राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? उच्च न्यायालय के पास, मुख्यमंत्री के पास, विधानसभा सदस्य के पास या राज्यपाल के पास। तो जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल के पास होती हैं। किसके पास होती हैं? राज्यपाल के पास होती हैं। और किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी? ये बताया गया है 154, अनुच्छेद 154 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और अनुच्छेद 80 में बताया गया है, 80 के ए में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और 80 के बी में बताया गया है कि उसकी उम्र होनी चाहिए 25, उसकी उम्र 25 से अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये पार हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, शिवालिक क्षेत्र का, उच्च हिमालय क्षेत्र का या निचला हिमालय क्षेत्र का। तो जो पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला है ये निचला हिमालय क्षेत्र की हिस्सा है, निचला हिमालय क्षेत्र के हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है, समानता के अधिकार पर भेदभाव प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी समानता के आधार पर जो भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है वो किस संविधान के किस मौलिक अधिकार में उसको बताया गया है? तो और है ऑप्शन इसमें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो समानता का अधिकार है यह भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? चाय, कॉफी, काजू या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी फसलें जो हैं रोपकर उगाई जाती हैं। कैसे? रोपकर उगाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और इन फसलों को एक और नाम है बागान कृषि भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो बागान कृषि भी इनको
बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? दक्षिणावर्त घूमता है यानी कि पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, तो कौन सा है ऐसा? वरुण, बृहस्पति, शनि या अरुण? तो इसका सही आंसर है अरुण। एकमात्र दो ग्रह ऐसे हैं, अरुण और एक शुक्र, जो कि सभी ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम घूमते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? रोलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिड हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह? तो सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? इसका सही आंसर है रोलेट सत्याग्रह, जो कि 1919 में हुआ था। जो कि रोलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल थी। अगला प्रश्न है 45, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? किस समिति को सौंपा गया है? स्थायी समिति, प्राक्कलन समिति, तदर्थ समिति या लोक लेखा समिति? तो इसका सही आंसर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है वो बजट में शामिल अनुमानों का निरीक्षण, सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का इसका जो कार्य है, प्राक्कलन समिति का इसका कार्य है। और इसमें कुल 30 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं इसमें? कुल 30 सदस्य हैं और सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। सभी जो सदस्य होते हैं वो किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है, अमृता शेरगिल खालिस्तान के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है? किस क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है? चित्रकला की, नृत्य की, संगीत की या नाटक की? तो इसका सही आंसर है अमृता जो शेरगिल है चित्रकला की मशहूर शख्सियत थी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? कौन सा स्थायी सदन है? लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा या राज्यसभा? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। भारतीय संसद के दो हिस्से हैं, एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा। लोकसभा है नहीं इसमें, तो राज्यसभा होगी। स्थायी सदन राज्यसभा है क्योंकि इसके हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर्ड और नियुक्त किए जाते हैं, इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है, आत्महत्या की थैलियां नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? जो आत्महत्या के नाम से जानी जाती है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है या साइटोप्लाज्म है? तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋण दाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, क्या कहलाती है? उस राशि को क्या कहते हैं? उधार लेने की क्षमता, संपत्ति या असुरक्षित ऋण या सहयोगात्मक संविदा? यानी कि जब किसी कोई ऋण करता जो होता है, ऋण लेने वाला, वह किसी न किसी चीज पर ऋण लेता है तो वो क्या उस जगह ऋण वाले को देकर ऋण लेता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है सहयोगात्मक संविदा कहा जाता है उस गारंटी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? प्लाज्मिडस, एंजाइम, यीस्ट या हार्मोन्स? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इससे हार्मोन्स स्रावित होता है। क्या होता है? हार्मोन्स स्रावित होता है, इसका सही आंसर है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधे ब्लड में जाके घुलते हैं। किस में घुलते हैं? ब्लड में जाके घुलते हैं। तो दोस्तों आज हमारे इस प्रैक्टिस सेट के 50 प्रश्न पूरे होते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आरपीएफ एसआई की अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आरपीएफ एसआई की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम रीजनिंग, मैथ और जीके पूरा 120 प्रश्नों का रखेंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा जो आप तैयारी कर रहे हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको चाहिए या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।